वेलकम। आज हम करने वाले हैं गेट एक्सी के PYQs ऑफ द ईयर 2019 और द सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पिन सिलेंडर कॉलम ऑफ लेंथ L। सो दोनों साइड से हिंज है वो, मतलब दोनों साइड पे पिन है बस, और उसकी लेंथ है L। सो इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू L फॉर वाई, बिकॉज पिन के लिए लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों बराबर होती है, ठीक है। और ये then with a uniform circular cross section and with the second moment of cross sectional area I and critical buckling load PCR। तो जिसके लिए PCR है उसके लिए लेंथ L है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से E है। और फॉर सिमिलर कॉलम मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 2L, सपोज इट इज P2, इट्स क्रिटिकल बकलिंग लोड इज P2 और वो उसके लिए लेंथ है 2L, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4I, सेम मटेरियल तो E सेम है, ठीक है। तो P2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ P1 वो निकालना है हमें। दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं हम PCR कैसे निकालते हैं। इट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E I मिनिमम बाय L स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑयलर बकलिंग लोड और क्रिटिकल बकलिंग लोड। तो E तो दोनों का सेम है, तो क्रिटिकल बकलिंग लोड I पे और L पे डिपेंड कर रहा है। तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू I2 एंड L2 का होल स्क्वायर इंटू I1 L1 का होल स्क्वायर। तो P2 is nothing but P2, P1 is PCR, I2 is, what is I2? It is 4I and L2 is, it is 2L का होल स्क्वायर। LE is equal to L और पिन मतलब दोनों साइड से हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ के बराबर होती है, ये देख लिया हमने। एंड इट इज L स्क्वायर, I1 is I स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट रेशियो एज 1। सो P2 is nothing but equal to PCR। C is the correct option for this. Coming to the next question. दो रॉड है P and Q of a uniform cross section made up of same material। E सेम है दोनों का और दोनों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हैं। आर सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल यूनिएक्सियल टेंसाइल लोड। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ उनका सेम है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रॉड P का डाया कुछ और हो, Q का कुछ और हो, लेकिन थ्रू आउट दैट क्रॉस सेक्शन जो P का डाया एक सेक्शन पे है वही दूसरे सेक्शन पे रहेगा। दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्मिटी इन क्रॉस सेक्शन। सो द लेंथ ऑफ P इज 2 times length of Q and diameter of P is 2 times diameter of Q. The ratio of elastic strain energy stored in a P to that in Q. So strain energy for uniaxial load is nothing but P square L by 2AE. Since material is same तो E constant है और load दोनों में same apply कर रहे हैं तो P constant है, तो U is proportional to some constant से into L by A। तो A का भी पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं फॉर सर्कल। तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट ही है, तो U इज सम न्यू कांस्टेंट इंटू L बाय डी स्क्वायर। तो U इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो UP बाय UQ क्या आ जाएगा, राइट इट हियर। तो UP बाई UQ क्या आ जाएगा, UP बाई UQ इज नथिंग बट LP बाई DP स्क्वायर अपॉन LQ बाई DQ स्क्वायर। तो LP बाई LQ इज 2 and DQ बाई DP is 1 by 2 and its whole square. So it is 1 by 2. So 1 by 2 is the correct answer for this. Coming to the next question, of frame comprises of the member ABC, CD, BD, EF. Frame is fixed at A and connection between the members are pinned and the load P is applied at F. Then which of the following statement is true? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BEF के लिए बनाएंगे FBD। तो जिस तरीके से बनेगी P को हम रिजॉल्व करेंगे तो सपोज दिस इज द एंगल थीटा, सो इट इज P cos थीटा
सॉरी इट इज p sin थीटा, एंड इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा p cos थीटा। और पॉइंट डी पर हिंज है तो वहाँ पर रिएक्शन आएगी आर डी वी एंड आर डी एच। सिमिलरली पॉइंट बी पर हिंज है तो वहाँ पर रिएक्शन आएगी आर बी वी एंड आर बी एच। तो ये कौन से मेंबर के लिए हो गया, ये वाले के लिए हो गया। अब सी डी के लिए क्या आएगा, सी डी के लिए हमारा कुछ ऐसा आएगा कि इट इज, ये डी है ना, सो इट्स आर डी वी, ये ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पे तो डी पर इधर नीचे की तरफ लगेगा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। बिकॉज इसको हमने ऊपर माना है तो उसको हम नीचे मानेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। आर डी वी, आर डी एच इज एक्टिंग लाइक दिस, सो ऑन सी डी इट विल एक्ट लाइक दिस। और सी पर हम कुछ इस तरीके से मान रहे हैं, दैट इज आर सी एच एंड इट इज आर सी बी। वेट अ सेकेंड, तो ये हो गया सी डी के लिए। अभी ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए करते हैं अभी हम ए बी सी के लिए। तो ए बी सी के लिए या कुछ रिएक्शन मोमेंट आएगा से एम ए, या कुछ इस तरीके से आर ए बी एंड इट इज आर ए एच। बी पर हमने यहाँ पर कैसे माना है, ये नीचे माना है तो यहाँ हम ऊपर मानेंगे आर बी बी, एंड ये इधर साइड माना है तो इसको इधर साइड मानेंगे, दैट इज आर बी एच। ये मेंबर में एक्ट कर रहा है यहाँ पर इंटरनल एट द पॉइंट बी। और सी पर कैसे करेंगे हम, सी पर हमने ऊपर माना है तो इसको नीचे मानेंगे, दैट इज आर सी बी। इधर माना है तो ये इधर मानेंगे, दैट इज आर सी एच। तो इट इज A, B, C, it is B, E, D, F, it is C, D। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सी डी पर देखिए, मतलब हाँ ये सारे इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए बिकॉज ये फ्रेम है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए तो उसके लिए अगर सी डी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये आर सी एच और आर डी एच दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वाई, बिकॉज अगर ये दोनों जीरो नहीं होंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बट अगर ये दोनों एक्टिव रहेंगे तो ये क्या होने की कोशिश करेगा, ये रोटेट होने की कोशिश करेगा। और इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर कोई रेजिस्टिंग मोमेंट भी डेवलप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पिन, मतलब पिन इज लाइक अ हिंज सपोर्ट, तो हिंज सपोर्ट पर कोई रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, आर सी एच इज जीरो एंड आर डी एच इज जीरो। सो सी डी इज अ टू फोर्स मेंबर। वाई, बिकॉज आर सी बी और आर डी बी दोनों बराबर हो जाएंगे फ्रॉम एफ समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। आर सी बी और आर डी बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी और ये जीरो हो गया, तो सी डी इज टू फोर्स मेंबर। बाकी ये बी एफ के लिए क्या हो जाएगा, हमारा आर डी वी, आर डी एच ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन बी पर जीरो ही होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, मतलब इस मेंबर में हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और वर्टिकल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला मतलब ये टू फोर्स मेंबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर रेजिस्टिंग मोमेंट भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टू फोर्स मेंबर, सो ओनली टू फोर्स मेंबर इज सी डी। तो बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर इट। Coming to the next question, when a two sphere moving in a horizontal plane collide obliquely, oblique collision का क्वेश्चन है, which one of the following statement is always true? So linear momentum of the two sphere system, that is when both the spheres are considered together, then its linear momentum is conserved along normal to the plane of impact। तो नॉर्मल उसके जो इम्पैक्ट का प्लेन है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में वो टुगेदर अगर हम स्फीयर को कंसीडर करेंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a bending moment diagram of simply supported beam, discontinuity in the bending moment occur. So bending moment diagram, देखो अगर हम ऐसी कोई डायग्राम बना रहे हैं, लीनियरली वैरी कर रहा है बेंडिंग मोमेंट, फिर ऐसे अचानक से ड्रॉप आ गया, ये कब पॉसिबल है? ऐसा कब हो सकता है? जब बीच में मतलब इस पॉइंट पर कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट प्रेजेंट हो. तो एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कपल देयर कैन बी a discontinuity in a bending moment. Okay, coming to the sixth question. A solid circular shaft fixed at one end and torque applied at other end, something like this. Which one of the following is true? So it is torque applied at other end, say T. Every cross section of the shaft is subjected to same internal torque. ये सही है, क्योंकि अगर हम कोई भी एक सेक्शन लेंगे तो इसके आइदर साइड पर, मतलब किसी एक साइड पर कितना टॉर्क लग रहा है? टी लग रहा है. ठीक है, तो हर सेक्शन पर कितना टॉर्क लगेगा? टी लगेगा. इंटरनल टॉर्क ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम वन एंड ऑफ शाफ्ट टू अदर. दिस इज इनकरेक्ट. एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ टॉर्क इज सब्जेक्टेड टू सेम बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर. एंड नो क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट रोटेट रिलेटिव टू द अदर क्रॉस सेक्शन. ये भी गलत है. वाई? बिकॉज ये जो फ्री एंड पे है, दिस क्रॉस सेक्शन इज रोटेटिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स एंड. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. A is only correct option. Flexural stress occur in a stress beam when flexural means bending. Flexure means bending. So bending stress occur when a beam is subjected to transverse loads. The bending moment at a point in a beam changes its sign. Which one of the following is always true? तो बेंडिंग इक्वेशन से क्या होता है? m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर. तो 1 बाई आर इज इक्वल टू m बाई ई आई. सो व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग साइन, सो m बाई ई आई विल चेंज साइन. वाई? बिकॉज ई आई क्या है? ई आई तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी हमेशा. इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सो इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. एंड इफ m इज चेंजिंग साइन, सो 1 बाई आर विल चेंज साइन. ठीक है, व्हेन 1 बाई आर विल चेंज साइन, तो 1 बाई आर को क्या बोलते हैं हम? कर्वेचर. So the curvature of the beam changes its sign at that point where the bending moment changes its sign. ठीक है. So coming to the next question. State of stress at a point in a body under plane stress condition is given as sigma x दिया है उन्होंने, it is 5 megapascal. sigma y दिया है -1 megapascal. tau xy दिया है 4 megapascal. एंड एक प्रिंसिपल प्लेन पर स्ट्रेस है 7 मेगापास्कल. वी नीड टू कैलकुलेट सिग्मा 2 अदर नॉन जीरो प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो वी नो दैट मतलब सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट. कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले ले या कोई अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले ले, किसी भी ओरिएंटेशन पर कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, it is also known as stress invariant. So we will use this. Sigma x is 5 and sigma y is -1. It is 7 plus sigma 2. 4 minus 7 sigma 2. Answer is coming as -3. For 9, -3 is the correct answer. It is in megapascal. Okay. Coming to the 10th question. A massless rod of length L. So the rod shown here is having no mass and carrying a concentrated mass m attached at its midpoint and is held at rest between two smooth ground and smooth wall. So ground is also smooth, wall is also smooth, so friction force is not there and the rod is then released. So initially it is at rest. The acceleration due to gravity is g, and at an instant when the angle between the rod and the ground is theta. So suppose this is some it is somewhere here now and this angle is theta. Velocity of the mass is, so at this position what will be the velocity of the mass? So since friction is absent and gravity is on the only body force and no other external force is present, we can apply work energy theorem, that is potential energy initial plus kinetic energy initial plus strain energy initial is equal to
potential energy final plus kinetic energy final plus strain energy final. There is no strain energy, so this term will vanish. And initial potential energy is only due to this mass. So mass is at a distance of this from, suppose this is the datum. So ये distance कितना हो जाएगा? It is theta naught and it is L by 2. So Ui is mg L by 2 times sin theta naught plus initial kinetic energy is 0 as it is as the rod is released from the rest, and final potential energy is mg L by 2 sin theta. Similar argument, क्योंकि एंगल थीटा हो गया ना बाद में, is equal to half mv square. तो v is equal to under root of gl sin theta naught minus sin theta. So B is the correct answer for this. Work energy theorem. By using work energy theorem, when gravity is the only body force and no other external force is present, then initial total energy is equal to final total energy. Coming to the next question. A cantilever beam of constant cross section is subjected to positive bending moment M and a axial force F. Bending moment लगाया है और एक axial force लगाया है. The normal stress due to axial force F के वजह से जो stress आ रही है that is 200 megapascal and its tensile, and maximum compressive stress due to bending moment sigma bending is -100 and its compressive. और हमें जो 2 पॉइंट पर निकालना है स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो अगर ये बीम ऐसे बेंड हो रही है तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा ना. ऊपर वाला पार्ट कॉम्प्रेस होगा, नीचे वाला टेंसाइल होगा, तो ऊपर वाले फाइबर क्या होंगे? कॉम्प्रेस होंगे. तो पॉइंट ए पर जो स्टेट होगी वो बेंडिंग की वजह से क्या होगी? कॉम्प्रेसिव होगी. ठीक है. एंड इफ अ पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द टॉप सरफेस एंड बी इज लोकेटेड ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द बीम, स्ट्रेस एलिमेंट एट दिस पॉइंट्स आर. तो स्ट्रेस एलिमेंट क्या होगा? मतलब स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालनी है. ए पर क्या आएगा? ए पर बेंडिंग की वजह से आएगा -100 एंड ये टेंसाइल पर तो मतलब ये टेंसाइल लोड की वजह से सब जगह यूनिफॉर्म आएगा 200, तो इट इज 100. और B is located on centroidal axis, and if the axial load is present on the beam and it is passing through centroid and only bending moment is acting on the beam, so in such cases अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड नहीं है तो सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं. ठीक है. तो B हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस क्या होती है? 0. ओनली स्ट्रेस दैट विल एक्ट ऑन अ B इज ड्यू टू दैट एक्सियल लोड एंड इट इज 200 megapascal. So by this argument A is the only correct option. एक ब्लॉक है जिसका मास है m is held in a place along the inclined plane by a force F applied via pulley arrangement as shown in the figure. Okay. The coefficient of static friction between the block and incline mu दिया है उन्होंने. The range of F for which the block will remain at a rest. तो F की रेंज निकालनी है जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट पर रहे. ठीक है. तो हम FBD ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले इट इज ऑफ मास m, pulley is like this. So this is F, this is also F. Why? Because हम पुली को फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं. तो अगर पुली में फ्रिक्शन नहीं है तो इधर जो फोर्स है केबल में वही फोर्स इधर ट्रांसमिट होगा. एंड ब्लॉक की FBD बना लेते हैं. अभी हम दूसरे कलर से बनाते हैं, थोड़ा समझने में इजी है. सपोज दिस इज mg एक्टिंग डाउनवर्ड, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा. दैट इज दिस थीटा एंड थीटा इज 30 हियर. So it is mg cos 30, that is mg root 3/2. तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या आएगा? इट इज mg root 3/2. और ये mg sin थीटा, that is mg by 2. सिमिलरली जो ये सरफेस पर एक्ट करेगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा मान रहे हैं हम सरफेस रिएक्शन,
तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो सी जी से ही करेगा एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एन। और वो नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसी कुछ इंटेंसिटी होगी उसकी नॉर्मल फोर्स की, तो उसका जो रिजल्टेंट मानेंगे वो कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा सी जी से पास होते हुए, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। और पहले मानते हैं हम कि ब्लॉक का मोशन इम्पेंडिंग है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड से म्यू एन। ये सब मान लिया हमने। अभी सारे फोर्सेस बना लिए हमने इसको सिस्टम मान के, ब्लॉक और पुली को। अभी नेक्स्ट टास्क है हमारा सिर्फ सॉल्व करने का। तो क्या करना है हमें, तो समेशन एफ बाई जीरो करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी बाई रूट 3/2, ठीक है। समेशन एफ एक्स जीरो करेंगे, तो इधर डायरेक्शन में जितने फोर्स है वो उधर डायरेक्शन में जितने फोर्स है उनके बराबर हो जाएंगे। दैट इज एम जी बाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू एम जी रूट 3/2। एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने डायरेक्टली, एंड इट इज इक्वल टू 2f। सो f इज इक्वल टू एम जी बाई 4 माइनस म्यू एम जी रूट 3/4। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब ये फोर्स हम ऐसा लगा रहे हैं, लेकिन कोई केबल तो कॉम्प्रेशन तो रेजिस्ट कर नहीं सकता ना, मतलब कोई भी केबल कॉम्प्रेशन सस्टेन नहीं कर सकता, तो ऐसा फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये f नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो f की वैल्यू हम मिनिमम लगा सकते हैं वो कितनी लगा सकते हैं, 0, ठीक है। तो पहले तो आएगा f की वैल्यू 0। देन सिमिलरली अभी हम क्या मानेंगे, पहले हमने माना था कि नीचे की तरफ इम्पेंडिंग मोशन हो रहा है। अभी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि मतलब हम इतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगाना चालू किए, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर फोर्स इतनी हो गई कि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया ब्लॉक ने। तो सपोज इट इज इम्पेंडिंग अपवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। सिमिलरली अप्लाइंग समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एम जी बाई 2 प्लस इट इज म्यू एम जी रूट 3/2 एंड इट इज इक्वल टू 2f। सो f की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 53.15 न्यूटन आफ्टर सॉल्विंग। तो रेंज क्या आया, मिनिमम वैल्यू f की होनी चाहिए 0, वाई बिकॉज पहले सॉल्व किया था तो हमने नेगेटिव आ रही थी, और एक केबल तो कॉम्प्रेशन रेजिस्ट कर नहीं पाएगा, तो इसमें उल्टा फोर्स लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो मिनिमम हम f तो या तो नहीं लगाएंगे, या तो मैक्सिमम अगर लगा रहे हैं तो इतना ही लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रेम दिया है शोन इन द कंप्राइजेस ऑफ ए बी सी बी ई बी एफ एंड डी ई एफ। ये इतने सारे मेंबर है इसमें। इट इज पिन सपोर्टेड एट ए एंड डी, ए और डी पर वो पिंड है, एंड मेंबर बी ई एंड बी एफ आर कनेक्टेड टू ए बी सी एंड डी ई एफ। जो बी ई और बी एफ जो मेंबर है वो ए बी सी और डी ई एफ को कनेक्टेड है, एंड वर्टिकल लोड पी इज अप्लाइड एट सी, देन फोर्स इन द मेंबर बी एफ एस। बी एफ में कितना फोर्स होगा वही पूछ रहे हैं हमें। जैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो बनाएंगे एफ बी डी इसका, समथिंग लाइक दिस। इट इज पी, और पॉइंट बी पर मैंने बनाए दो फोर्सेस, यहाँ से कट कर दिया, सब कुछ सेक्शन समझ लीजिए। तो इट इज बी एफ, सॉरी इट इज बी ई, एंड इट इज बी एफ, एंड इट इज बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, एंड यहाँ पर है हिंज, तो ये आ जाएगी आर बी ए, एंड इट इज, ये थोड़ा फेंट हो रहा है कलर, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी हिंज की वजह से। इट इज आर एच ए आर बी ए, ये हो गया। एंड ए बी के बीच में डिस्टेंस है 2L, बी सी के बीच में डिस्टेंस है 2L, and this angle is 30 degree, this angle is 30 degree, and this total angle is 180 degree. So ये 30 और यहाँ पर कितना हो गया 120। so ये बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और सपोज वैसे भी नहीं समझते हम, तो ये 90 डिग्री पे हो रहा है इसके, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30, सो दिस इज 60। तो ये जो एंगल आएगा दिस इज 60, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और ये फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सिमिलरली हम
ये जो डी ई एफ है वहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, सेम केस, आर डी बी आर डी एच, ई पर आ जाएगा हमारा आर बी ई, और सिंपल टर्म में लिखते हैं बी, आर बार नहीं लिखते हमने ऊपर, क्योंकि बी लिखा है. सो इट इज बी एंड इट इज मेकिंग एन एंगल, बिकॉज ये 30 बना रहा है तो ये भी 30 बनाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड पॉइंट एफ पर भी हमारा आएगा बी एफ एंड इट विल ऑल्सो मेक एन एंगल 30. और ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2L एंड इतना डिस्टेंस हो गया हमारा L. ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E और ये पॉइंट हो गया F. तो यहाँ पर अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट D लगाकर 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वाली फोर्सेस तो D से पास होंगी तो इनका वर्टिकल क्या आ जाएगा, BF इंटू इट इज cos 30 इंटू sin 30, दैट इज BF इंटू हाफ प्लस B इंटू 2L, नो 3L. वाई, बिकॉज ये D से कितने डिस्टेंस पर है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3L. सेम यहाँ पर करेंगे BE टाइम्स sin 30 दैट इज हाफ एंड इट इज एट ए डिस्टेंस L, सो इट इज इक्वल टू 0. सो BF इंटू 3 इज इक्वल टू BE माइनस, तो BE इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स फोर्स इन मेंबर BF. ठीक है, तो ये BE और BF के बीच में का रिलेशन आ गया. सिमिलरली इधर करेंगे हम ऐसा, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट A इज 0. तो P के वजह से ऐसा मोमेंट आ रहा है, दैट इज P इंटू 4L प्लस ये FB का वर्टिकल कंपोनेंट है, इसकी वजह से मोमेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज BF cos 60 इज हाफ एंड इट इज एट अ डिस्टेंस 2L. सेम BE cos 60 is half and it is at a distance of 2L is equal to 0. तो ये क्या आ जाएगा, 2P प्लस हमें फोर्स इन मेंबर BF चाहिए तो 2P आ जाएगा. ये सारा कैंसिल कर देंगे तो पहले लिख लेते हैं BF प्लस BE is equal to 0. So this is all about, ये सारी चीज़ें हमने उधर ले गए. तो ये हमारा हो गया 4 टाइम्स P इज इक्वल टू, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया था तो सारा L वगैरह कैंसिल होने के बाद ये वाला इक्वेशन आ गया. अब जब ये इक्वेशन आ गया तो इसमें B की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 4P BF माइनस B इज 3 टाइम्स BF is equal to 0. So 4P is 2 times F and force in member BF is nothing but 2 times P. और ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमने जो सेंस में माना था दैट इज लाइक दिस, मतलब इस तरीके से माना था ना. तो ये क्या हो रहा है कि जॉइंट से अवे जा रहा है, या तो मतलब मेंबर में देखेंगे, ये हमने यहाँ जॉइंट पर बनाया है. ठीक है, तो एक मेंबर देखेंगे हम FB, तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, इस तरीके से आएगा. और ये इधर साइड हमने ऐसा बनाया था तो इसका रिएक्शन आएगा ऐसा. तो इट इज नथिंग बट अ फोर्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड. और एक ऐसा दिख रहा है BF को कैसा कर रहा है, ये टेंसाइल नहीं, मतलब खींचने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज कीपिंग BF इन टेंशन. सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. कमिंग टू द 14th क्वेश्चन. A simply supported beam is subjected to concentrated force P at the midspan as shown in the figure, and a flexural rigidity of the beam is shown. Curvature of the beam between point Q and R. Q और R के बीच में curvature that is 1/R की वैल्यू दी है उन्होंने, Px/2E है. Magnitude of deflection in mm at x equal to 0.5. तो ये 2 मीटर है, तो 0.5 मीटर पर क्या आएगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफ्लेक्शन की वैल्यू. सो वी नो दैट 1/R इज गिवन बाय d²y/dx², इस Px/2E है. कर्वेचर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज d²y/dx², और ये ऐसे आ गया. देन आफ्टर सॉल्विंग
integrating both side, then we will get px square by 4ei plus some constant says c1. Integrating it again, we will get px cube by 12ei plus c1x plus c2. तो जब y इक्वल टू 0 है तब मतलब y इक्वल टू 0 मतलब एट पॉइंट क्यू डिफ्लेक्शन इज 0. तो एट x इक्वल टू 0, सॉरी नॉट y इक्वल टू 0. तो q कहाँ पर है, यहाँ से ओरिजिन है, तो एट ओरिजिन x इक्वल टू 0, सो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. क्योंकि सपोर्ट पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इट इज 0. तो यहाँ से आ जाएगा c2 विल बी इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली लोड मिड पे अप्लाई किया है तो ये ऐसा सिमेट्रिकली बेंड होगा बीम. सिमेट्रिकली बेंड होगा तो मिड पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम. मिड पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0. बिकॉज ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा सिमेट्री की वजह से. तो ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एट dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू l बाई 2 इज नथिंग बट इक्वल टू 0. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाय 4 एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 ही है, सॉरी एल बाय 2 का होल स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 ही है प्लस c1. तो हमारा c1 आ गया यहाँ से माइनस पी एल स्क्वायर बाय 4 4 16 ही है. तो यहाँ से हमारा आ गया c1 आ गया, c2 आ गया, मतलब हमें डिफ्लेक्शन का जो कर्व है उसका इक्वेशन मिल गया. तो हम किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं अभी. y इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब बाई 12 ही है माइनस पी एल स्क्वायर बाई 16 ही है इंटू एक्स. तो ये आ गया हमारा इक्वेशन. एंड y एट x इक्वल टू 0.5. तो 0.5 पर अगर ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ई की आई की उन्होंने सारी वैल्यू दे रखी है, ई आई की वैल्यू दी है, सबकी वैल्यू दी है, तो वो पुट करने के बाद 0.5 पर आंसर आ जाएगा हमारा 14th का, इट इज 0.5227 mm. सारे कंसिस्टेंट यूनिट में पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा. तो इससे मैच कर रहा है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्या बोला उन्होंने, शेयर फोर्स डायग्राम बी फॉर अ कैंटिलीवर बीम अंडर अ सर्टेन लोड अप्लाइड एट अ पॉइंट बी एंड सी इज शोन. 1 मिनट. तो एक शेयर फोर्स डायग्राम दी है कैंटिलीवर बीम की अंडर सर्टेन लोड अप्लाइड एट अ पॉइंट बी एंड सी. तो बी और सी पर कोई लोड अप्लाई किए गए होंगे तो उन लोडिंग के करस्पॉन्डिंग एस एफ डी दी है हमें. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एट सी आर शोन इन द आर. इसकी वैल्यू बतानी है हमें. तो अगर शेयर फोर्स डायग्राम में कभी सडन जंप आता है तो किसकी वजह से आता है, मतलब उस पॉइंट पर क्या होगा, कोई कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स प्रेजेंट होगी. तो सी के पहले तो कुछ है नहीं, तो सी पर ही कोई ना कोई लोड प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से 300 न्यूटन अपवर्ड गया. तो अगर सी पर इस तरीके से लोडिंग प्रेजेंट है तो ही ऐसा चांस है कि ये शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगी, मतलब पॉजिटिव. वाई, बिकॉज द शेयर फोर्स प्रोड्यूसिंग, नहीं सॉरी, न्यूटन, बिकॉज शेयर फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है. तो 300 न्यूटन कॉन्सेंट्रेटेड लोड प्रेजेंट होगा सी पर, इसलिए ये जंप हुआ सडनली अपवर्ड और उसके बाद कांस्टेंट रह रही है, मतलब बीच में और कई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं. और बी पर ड्रॉप कितना आ रहा है, 500 न्यूटन का. ठीक है, ये नेगेटिव हो जा रहा है. ठीक है. तो बी पर हमारा फोर्स लगेगा 500 न्यूटन का इस तरीके से. वाई, बिकॉज हम इधर कहीं भी कैलकुलेट करेंगे एट एनी सेक्शन तो यहाँ पर फोर्स क्या आएगी, माइनस 200 न्यूटन. वाई, बिकॉज दिस shear force is producing counter clockwise movement and shear force producing counter clockwise movement is taken as negative. तो इधर किसी भी सेक्शन पर 200 आएगी, इधर किसी भी सेक्शन पर 300 आएगी और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर सडन ड्रॉप हो जाएगा 500 न्यूटन का. ठीक है. तो
इसके हिसाब से यहाँ पर सी पर आएगी 300 एंड बी पर आएगी हमारी 500. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A bar of length 1 meter having uniform cross section area 100 mm square fixed at one end and subjected to uniaxial tensile load 200 kilonewton at other end. Along with the tensile load, the rod also experiences uniform rise in temperature. The material of the rod has a Young's modulus and coefficient of thermal expansion. The elongation of rod. तो जो elongation of rod होगा, it is due to thermal and it's also due to load of 100 kilonewton, that is 200 kilonewton. थर्मल की वजह से क्या होगा, अल्फा डेल्टा डी टाइम्स एल, बिकॉज कोई भी और रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इतना तो एक्सपांड होगा ही. एंड जो ये लोड लग रहा है उसकी वजह से कितना होगा, पी एल बाय ए. ठीक है, बिकॉज लोड इज यूनिफॉर्म, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म. तो इसके वजह से आएगा अल्फा डेल्टा डी टाइम्स एल एंड इसकी वजह से आएगा पी एल बाय ए. तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा डी की एंड एल की, तो शायद ये आ जाता है 1 एंड ये आ जाता है 1, तो इसका आंसर आता है 2 mm. सबको कंसिस्टेंट यूनिट में रखेंगे तो 16 का आंसर, लेट मी कंफर्म, यस इट्स 2 mm. तो 2 mm इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. जस्ट सुपर इम्पोज करना था हमें दोनों लोड्स को. तो 17 क्वेश्चन पे आते हैं. सॉलिड रॉड विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 1000 mm and diameter 100 mm is subjected to uniaxial tensile load. As a result, increase in length of the rod is observed to be 1 mm. Delta L they have given us 1 mm and a reduction in diameter that is observed to be 0.03 mm. Diameter क्या हो गया, reduce हो गया, इसलिए माइनस साइन ला रहे हैं हम यहाँ पर. If the Young's modulus of a material that is E is 260 GPa, तो शेयर मॉड्यूलस ऑफ द रॉड क्या होगा वो पूछ रहे हैं हम. तो सबसे पहले हम पॉइसन्स रेशियो निकालेंगे, दैट इज नेगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड माइनस लैटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर अपॉन, मतलब लैटरल डायमेंशन में चेंज आएगा, लॉन्गिट्यूडनल इज डेल्टा एल बाय एल. तो माइनस ऑफ माइनस 0.03 टाइम्स डी इज 100 एंड डेल्टा एल इज 1 and it is 1000. ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3. तो म्यू की वैल्यू आती है 0.3 एंड वी नो दैट ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू. ठीक है, तो ये यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे, म्यू की वैल्यू रखेंगे, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, आई थिंक इट्स 100. लेट मी कंफर्म, यस. तो जी की वैल्यू आएगी 100. ठीक है, एक स्पेरिकल प्रेशर वेसल है जिसका इनर डायमीटर है 4 mm एंड वॉल थिकनेस है 10 mm. इट इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग अ टेंसाइल yield strength of 200 megapascal and inertial radial stress, and using maximum shear stress theory, maximum value of gauge pressure that wall of the pressure vessel can withstand. तो प्रेशर वेसल के लिए हमें पता है सिग्मा 1 इज नथिंग बट PD/40, सिग्मा 2 इज ऑल्सो PD/40. तो इसके हेल्प से अगर हम टाउ मैक्स निकालेंगे इट विल कम आउट एज PD/80. ठीक है ना, तो ये आ जाएगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. एंड क्या बोला है उन्होंने, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हेल्प से, मतलब टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन टाउ परमिसिबल एंड टाउ मैक्स इज PD/80. इट मस्ट बी लेस देन टाउ परमिसिबल. तो टाउ परमिसिबल इज सिग्मा परमिसिबल बाय 2 और सिग्मा यील्ड बाय 2. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का क्राइटेरिया टाउ यील्ड इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा यील्ड बाय 2. ये ट्रेस्का थ्योरी के हिसाब से आता है, रिलेशन निकल गए. तो PD/80 नथिंग बट सिग्मा बाय 2 इज इट इज 200/2. टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ उन्होंने दिया है, दैट्स व्हाई सिग्मा की वैल्यू 200 ले रहा हूँ मैं. एंड P निकालना है हमें, इट मस्ट बी लेस देन 100 into 8 into T is 10 एंड D की वैल्यू है 4 into 10 का पावर 3. तो ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8. P must be less than 2 megapascal I think. Let me confirm for 18. Yes, it's 2 megapascal. So 2 megapascal is the correct answer.
और दो सॉलिड शाफ्ट दिए हैं पी एंड क्यू. लेट मी इरेज ऑल दिस. तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं हम. दो सॉलिड शाफ्ट दिए हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड दे हैव टू ट्रांसमिट द इक्वल टॉर्क. शाफ्ट पी हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए. तो एरिया ऑफ पी इज नथिंग बट ए एंड शाफ्ट क्यू हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 4 है. ए क्यू इज 4 है. दोनों का क्रॉस सेक्शन सर्कल है और वो अलोंग द लेंथ वेरी नहीं कर रहा है बिकॉज दे मेंशन यूनिफॉर्म. एंड इफ मैक्सिमम टॉर्शनल shear stress developed in a shaft is 160 megapascal tau p and it is maximum, it is 160 MPa. तो मैक्सिमम टॉर्शनल shear stress in shaft q is tau q पूछ रहे हैं वो. तो वी नो दैट t is nothing but 16t, sorry, tau is nothing but 16t by pi d cube for solid shaft. ठीक है. तो t सेम है तो tau p इंटू सॉरी tau into d cube is constant. Why? Because t सेम बोला है उन्होंने. तो ये रिलेशन आ गया हमारा. shear stress into d cube का जो रिलेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा. और हमें AP दिया है A और AQ दिया है 4A. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? AQ is 4 times AP. ठीक है ना. वाई? बिकॉज यहाँ पर हम रखेंगे तो AQ मतलब A की वैल्यू रखेंगे तो AQ इज इक्वल टू 4 times AP एंड पाई बाय 4 DQ स्क्वायर 4 टाइम पाई बाय 4 DP स्क्वायर. तो DQ क्या आ जाएगा? DQ इज इक्वल टू 2 times DP. ऐसा आ जाएगा. और ये हमने रिलेशन ऑलरेडी निकाला है ऊपर, दैट इज टाउ इनटू DQ एंड मैक्सिमम shear stress will take place where D is maximum. तो टाउ इज, तो इसका क्या आ जाएगा? टाउ P DP क्यूब टाउ Q DQ क्यूब. तो हमें टाउ Q निकालना है. टाउ P इज 160 एंड DP इज 1/2 ऑफ DQ. ठीक है. यहाँ से सब्सटीट्यूटिंग दिस रिलेशन ईयर तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 क्यूब टाउ Q. सो टाउ Q विल कम आउट एज 1/8 इंटू 160. 8 2 16, इट इज 20. 19 का आंसर आ रहा है 20 मेगापास्कल. 20 इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है मुझे. आंसर इसका करेक्ट नहीं आ रहा है. मेरा 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है. मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर वो सही लग रही है आपको तो देखना सॉल्व करके. क्या दिया है उन्होंने? स्लॉटेड आर्म ए बी रोटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है. मतलब कैसा? अब सपोज कोई ऐसा एक टेबल रखा हुआ है ग्राउंड पे. ठीक है. और ये यहाँ पर अगर हमने हिंज पॉइंट ए माना है इस टेबल को चिपका के, और यहाँ पर ये रॉड बांधी है, तो ये वाला प्लेन टेबल वाला प्लेन. तो टेबल वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है ना. मतलब आप जहाँ बैठे हैं जिस जगह पर, सपोज ये आप है और आप ऐसे बैठे होगे ना कहीं पर, तो ये जो प्लेन है जिस पर आप बैठे हो दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो उसका क्या मतलब है? जो ग्रेविटी वाली फोर्स की डायरेक्शन है और ये इधर मूव कर रहा है ना, और ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. डाउनवर्ड मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है. तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो ग्रेविटी कोई भी वर्क डन नहीं करेगी. ठीक है. क्योंकि मैं वर्क एनर्जी इक्वेशन से बताने वाला हूँ इसको सॉल्व करने का. एंड वो रॉड किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? 10 रेडियन पर सेकंड से. एंड पार्टिकल P इज रिलीज जस्ट फ्रॉम रेस्ट इन अ फ्रिक्शनलेस स्लॉट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम एंड A. तो यहाँ से रिलीज किया रेस्ट से, तो यहाँ पर होगी V इज इक्वल टू 0. और B को जस्ट टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी है कुछ सम से V, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी. ठीक है. वाई बिफोर टचिंग है? बिकॉज अगर B को टच कर लिया तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी डेवलप होगी, लेकिन यहाँ पर जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर ये सिर्फ ऐसी रिएक्शन है. ठीक है. ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऐसी आएगी, और इन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होगा. वाई? बिकॉज मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है एंड दे आर परपेंडिकुलर. लेकिन अगर ये
बी को टच हो जाता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में रहेगी और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन में मतलब वर्क डन वाला इक्वेशन लगाने में कॉम्प्लिकेशन आएगी, इसलिए उन्होंने बोला है कि जस्ट टच होने से पहले कितनी वेलोसिटी है। और बाद में इधर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे हम लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन वगैरह इधर करके, सो इट इज mr ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से चालू कर रही है, सपोज एट अ डिस्टेंस r, यहाँ से मेजर कर रहे हैं हम r, तो इट इज एट सम डिस्टेंस से dr, सो इट इज mr ओमेगा स्क्वायर dr is a work done by this force moving from 2 to 4 because r is varying from 2 meter to 4 meter। ठीक है, and it is nothing but equal to change in kinetic energy, that is half mv2 square minus v1 square। तो ये सॉल्व करने के बाद 34 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, इतना कुछ, बट ये मैच नहीं कर रहा है, इसका 52 to 54 दिया है, इस रेंज में आना चाहिए। तो आई एम कंफ्यूज विद दिस क्वेश्चन। अगर ये प्रोसीजर आपको सही लग रहा है तो स्टिक कर सकते हैं इससे, अदरवाइज आप भी थोड़ा सोच के देखना कैसे कर सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म पेंडुलम रॉड having a mass 10 kg and length 5 meter is attached to a viscous damper having a damping coefficient say c, use acceleration due to gravity as 10 meter per second square, the least value of c so that small motion of the pendulum rod decay without oscillation। मतलब जो मोशन है वो डीके हो जाए बिना ऑसिलेशन के, सो इट इज अ क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब ये किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग की तरफ। वाई, बिकॉज क्रिटिकल डैम्पिंग में ही ऐसा होता है कि मतलब बिना मोशन हुए वाइब्रेशन नहीं होते, मतलब वो वाइब्रेटरी मोशन और नॉन वाइब्रेटरी मोशन के बीच में की व्हाट वी से एक लाइन है, थिन लाइन है जो दोनों को सेपरेट करती है। इधर वाइब्रेशन होते हैं, इधर वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, हियर वी गेट वाइब्रेशंस एंड हियर वी गेट नो वाइब्रेशन बिफोर क्रिटिकल डैम्पिंग एंड आफ्टर क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए सॉल्व करना है हमें ये। तो सबसे पहले इसको हम डिस्प्लेस करते हैं थीटा से, एंड थीटा इज स्मॉल। ये इसको इधर डिस्प्लेस किया तो ये डैम्पर इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, इट इज c इंटू एक्स डॉट, और बिकॉज x इज अ डिस्प्लेसमेंट से दिस, सो x इज इक्वल टू L/3 टाइम्स थीटा, सो x डॉट इज इक्वल टू L/3 टाइम्स थीटा डॉट। ये हो गया। तो जो डैम्पर का फोर्स है Fd इज c इंटू एक्स डॉट, सो Fd इज इक्वल टू c इंटू L/3 थीटा डॉट। ये आ गया डैम्पर का फोर्स। अभी ये रॉड का वेट सपोज यहाँ एक्ट कर रहा है ऐसे mg, सो इसका ये इसने यहाँ से थीटा बनाया तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा एंड इट इज mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा तो यहाँ से हिंज से पास कर रहा है, लेकिन mg साइन थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हिंज से, इट इज mg sin theta and it is multiplied by this distance, that is L/2। rod is uniform so its CG will lie at mid, तो ये जो फोर्स हो जाएगी इट इज mg L/2 इंटू थीटा। वाई, बिकॉज हम मान रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दो फोर्सेस आ गई हमारी। और कोई फोर्स लग रहा है क्या रॉड पे, नहीं लग रहा है। ये एफबीडी हमने किसकी बनाई, रॉड पे एट डिस्प्लेस पोजीशन, ये इसको डिटैच कर दिया यहाँ से, तो एक लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स और एक लग रही है रॉड की वजह से, रॉड के इनर्शिया की वजह से फोर्स, एंड ये समेशन m नेट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास और फिक्स्ड इनटू थीटा डबल डॉट। दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, नेट सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अभी हम मोमेंट निकालेंगे नेट, तो एफ डी, दिस इज द डायरेक्शन इन विच इट इज डिस्प्लेस, और ये एफ डी की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए दैट इज वाई इट इज माइनस ऑफ एफ डी इंटू L/3 प्लस सेम
mg एंड ये मैंने मोमेंट निकाला है, सो mg sin थीटा इज अ फोर्स एंड उसकी वजह से मोमेंट क्या आएगा, दैट इज mg थीटा इज अ फोर्स एंड मोमेंट ड्यू टू इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस l/2 और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो माइनस एंड इट इज आई फिक्स। तो फिक्स पॉइंट की अबाउट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज if it has mass m then it is ml square by 3 थीटा डबल डॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको हमें रीअरेंज करना है बस। सो एफ डी की वैल्यू क्या आती है हमारी, दैट इज सी l/3 थीटा डॉट माइनस एम जी l/2 थीटा ml स्क्वायर बाय 3 थीटा डबल डॉट। सबको एक साइड ला लेंगे, दैट इज ml स्क्वायर बाय 3 थीटा डबल डॉट प्लस सी l स्क्वायर बाय 9 थीटा डॉट प्लस m जी l/2 थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा डबल डॉट प्लस इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा ये c बाय 3m थीटा डॉट प्लस g बाय इसको इससे डिवाइड करना है, सारों को ml स्क्वायर बाय 3 से डिवाइड करना है, तो इट इज 3/2gl थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारा आ गया। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, दैट इज थीटा डॉट इज 2 जीटा ओमेगा n थीटा डॉट प्लस ओमेगा n का होल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, हमें पता है उन्होंने क्या बोला है कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है सी की कि वाइब्रेशन डीके हो जाए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए क्या होता है, सी हम बड़ा से बड़ा रख सकते हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प। लेकिन हम क्रिटिकली डैम्प रखेंगे तो वो होगी सी की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए वाइब्रेशन डैम्पन आउट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू सी बाय एम आफ्टर कंपेयरिंग, तो फॉर जीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज 2 ओमेगा एन इज इक्वल टू सी बाय एम। ये आ गया एक इक्वेशन एंड सिमिलरली ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 GL। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.5 GL। ये आ गया ओमेगा एन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ओमेगा एन दैट इज 2 टाइम्स 1.5 G by L is equal to C by M and C is equal to M is 10 so it is 20, G is 10 so it is 15, L is 5, it's 20√3। तो 20√3 is nothing but C की 21 की वैल्यू आ रही है हमारी 103.923 इन न्यूटन सेकंड पर मीटर, क्योंकि सारे हमने ऐसा यूनिट में रखे थे तो ये भी ऐसा यूनिट में आएगा 103.923। कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, तो अ बीम ऑफ अ कांस्टेंट सॉलिड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। के प्योर बेंडिंग को सब्जेक्ट किया है, तो प्योर बेंडिंग के केस में क्या होता है, दैट इज m/i इज इक्वल टू e/r। सो r इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड, 1/r is m/e है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन अ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 3 × 10⁻⁵ एंड इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल दैट इज E इज नथिंग बट 200 GPa। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो पॉइंट ए पर स्ट्रेन इतना है तो हुक्स लॉ के हिसाब से वी नो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज नथिंग बट E। सो पॉइंट ए पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ इंटू 200 into 10⁻3, so that is 2 3 5 5 5 8 cancel, so it is 3 2 6, sigma a is nothing but 6 MPa। तो ये आ गई सिग्मा ए की वैल्यू, दैट इज स्ट्रेस एट पॉइंट ए। एंड वी नो दैट कि अगर प्योर बेंडिंग है तो m तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा
और उन्होंने यहाँ पर ई हो रहा है, वेरी कर रहा है, ऐसा कहीं बताया नहीं, तो दिस होल टर्म इज कांस्टेंट. सो 1/r इज कांस्टेंट विच मीन्स r इज कांस्टेंट एंड r इज कांस्टेंट ओनली फॉर अ सर्कल. सो जो बीम का जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा वो क्या होगा, सर्कुलर. तो r सभी जगह क्या होगा, कांस्टेंट. ठीक है, तो r सभी जगह कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं सेम बेंडिंग इक्वेशन से कुछ इस तरीके से, दैट इज सिग्मा b by y is equal to e by r. Since e is constant, r is also constant, so sigma b by y is constant. So उन्होंने मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है. तो लेट्स से द बेंडिंग मोमेंट इज सच दैट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हॉगिंग टाइप का बेंडिंग मोमेंट है, तो टॉप पर हो रही है टेंसाइल स्ट्रेसेस. ठीक है, तो सिग्मा टॉप बाय वाई टॉप इज नथिंग बट 50 बिकॉज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 50 एंड सिग्मा एट पॉइंट ए and y at point A is 30. So sigma t by 50 and sigma A is 6 by 30. So it is 5, 3 to the 6. Sigma at top is nothing but 10. So it is coming out as 10 megapascal. तो 22 का आंसर आ रहा है हमारा 10 and it is exact answer. And thanks for watching.